चलिए अब देखते हैं टॉपिक 3.14 व्हिटन ब्रिज। व्हिटन ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो कि बनाया गया है स्पेशली अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। ये याद रखना, ये क्यों यूज किया जाता है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। इसमें इस तरह से चार रजिस्टर्स को आप देख पा रहे हो कि R1, R2, R3 और R4। इन चार रजिस्टर्स को इस तरह से एक स्क्वायर फॉर्म में लगाया जाता है, इसको ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, ये वो हमारा रोड वाला ब्रिज नहीं है, इस तरह के किसी भी कनेक्शन को ब्रिज बोलते हैं। तो ये रजिस्टर का ब्रिज बनाया गया है। राइट, अब इसमें ये दो जो डायगोनल पॉइंट्स हैं, ये दो AC, इसको बोला जाता है बैटरी आर्म, क्योंकि यहां पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बैटरी जोड़ी जाती है। बैटरी आप अंदर की ओर बताएं या बाहर की ओर बताएं, लेकिन बताना है आपको A और C पॉइंट के बीच में। मैं अभी थोड़ी देर में आपको ये बैटरी कनेक्ट करके भी बताऊंगा। और ये जो B और D पॉइंट हैं, इनको बोला जाता है गैल्वेनोमीटर आर्म, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है। ठीक है, और व्हिटन ब्रिज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये कि व्हिटन ब्रिज जब बैलेंस्ड ब्रिज हो तभी ये हमारे किसी काम का है, क्योंकि तभी हम इसमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये बैलेंस ब्रिज क्या है वो मैं थोड़ी देर के बाद आपको समझाऊंगा। पहले एक बात समझ लीजिए, देखिए जब व्हिटन ब्रिज बैलेंस ब्रिज हो तब हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि हम थोड़ी देर में देखेंगे। उस इक्वेशन में से अगर हमारे पास 3 नॉन रेजिस्टेंस है तो एक अननोन रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। आई रिपीट, जैसे कि अगर आपके पास R1 कितना है ये आपको पता है, R2 कितना है ये आपको पता है, R3 कितना है ये आपको पता है, लेकिन R4 आपको नहीं पता है, तो ये R4 आप इसमें फाइंड कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे ये बात अब हम देखते हैं। चलिए, इसके लिए हमें ये फिगर कंसीडर करनी पड़ेगी ब्रिज की। देखिए ये वही ब्रिज है, यहां पे आप देख पा रहे हो कि R1, R2, R3, R4 रजिस्टर्स हैं। और जैसे कि हमने कहा था कि ये जो है AC, इसको कहते हैं बैटरी आर्म, तो इसमें लगाया है बैटरी। इस तरह से आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इसमें से सपोज के I करंट पास हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे में ये जो I करंट है यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, आप देख पा रहे हैं, ये हो जाता है I1 और यहाँ पे हो जाता है I2। राइट, और सपोज कि आगे बढ़ के यहाँ पे ये जो पॉइंट है B पॉइंट पे ये जो I2 करंट है वो डिवाइड होके सपोज के यहाँ पे I4 और यहाँ पे I2 माइनस I4 ऐसे हो जाता है। और इसी तरह से ये I1 यहाँ पे डिवाइड होके सपोज के I3 और यहाँ पे हो जाता है I1 माइनस I3। मैं जरा ये करंट आपको क्लियरली दिखा रहा हूं, ये I3 और ये I4। ठीक है, अब दूसरे जो डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स है B और D, इसको कहा जाता है गैल्वेनोमीटर आर्म। तो गैल्वेनोमीटर आर्म में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर G जोड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए गैल्वेनोमीटर जो है इसके बारे में डिटेल में हम आगे के लेसन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा मीटर है जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है। मीन्स आप उसमें से एक बहुत ही छोटे अमाउंट का करंट भी पास करो तो भी वो डिफ्लेक्शन दिखा सकता है। मीन्स कि आप कुछ माइक्रो एम्पियर करंट पास करो तो भी ये डिफ्लेक्शन दिखाता है। इट मीन्स कि अगर गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट पास होगा, बिल्कुल छोटा सा करंट भी पास होगा, तो ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का काम सिर्फ इतना है कि इस लाइन में करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना। ऑलराइट, और मैं आपको बता दूं कि जब इस लाइन में, जब इस B और D पॉइंट के बीच में करंट पास नहीं हो रहा होगा तभी व्हिटन ब्रिज को बैलेंस्ड व्हिटन ब्रिज कहते हैं, और तभी हमारे लिए एक इक्वेशन इसमें से मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। उससे पहले एक और चीज बता दूं मैं आपको, मैंने आपको कहा कि इन दोनों पॉइंट्स को कहते हैं गैल्वेनोमीटर आर्म और इन दोनों पॉइंट्स को कहते हैं बैटरी आर्म, लेकिन आप अपोजिट भी कर सकते हो। आप यहां पे गैल्वेनोमीटर अप्लाई कर दो, यानी कि यहां पे आप गैल्वेनोमीटर आर्म बना दो, तो यहां पे आपको बैटरी आर्म बनानी पड़ेगी। आप दोनों को अपोजिट कर सकते हो, लेकिन हां, एक ही आर्म बैटरी आर्म और गैल्वेनोमीटर आर्म नहीं बन सकता। यानी कि एक ही आर्म पे आप गैल्वेनोमीटर
और बैटरी दोनों नहीं जोड़ सकते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो गैलोमीटर में से करंट पास हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसको मैं IG ऐसा नाम दूंगा, ठीक है। गैलोमीटर का करंट है तो IG। अब जब IG 0 होता है, समझिए IG इजकल टू 0, तभी व्हिस्टन ब्रिज बैलेंस्ड होता है, तभी बैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज कहलाता है। ये याद रखना आप, ठीक है। यानी कि गैलोमीटर में से करंट पास ही ना हो रहा हो तब व्हिस्टन ब्रिज जो है वो बैलेंस कहलाता है। अब ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए अगर आप रजिस्टर्स की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर चूज कीजिए तो ऐसे में यहां से कोई करंट पास नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। मीन्स ऐसा कब हो सकता है कि जब B और D पॉइंट के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में नहीं है तो क्या होगा कि करंट पास ही नहीं होगा। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज कि आप सभी रजिस्टर्स को 10 ओम का ले लीजिए। कितना? 10 ओम का, ठीक है। अगर आपने 10 ओम ले लिया और यहां पे आपने बैटरी अप्लाई की है 20 वोल्ट की। कितनी? 20 वोल्ट की। तो आप समझ सकते हो कि इसकी रिस्पेक्ट में, C की रिस्पेक्ट में यहां पे कितने होंगे? +20। तो C की रिस्पेक्ट में B पे कितने होंगे? +10। C की रिस्पेक्ट में D पे कितने होंगे? +10 वोल्ट। तो यहां भी +10 वोल्ट, यहां भी +10 वोल्ट, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0। तो ऐसे में करंट कहां से पास होगा? नहीं होगा। यानी कि तब IG इजकल टू 0 हो जाएगा और तब इस व्हिस्टन ब्रिज को बैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज कहते हैं। और बैलेंस्ड व्हिस्टन ब्रिज के लिए ही हमारा एक इक्वेशन हमें डिराइव करना है, जो कि ये है, ये इक्वेशन। इसके ऊपर आते हैं। पहले समझ लीजिए कि अभी मैंने आपको यहां पे चारों रजिस्टर को सेम लेने के लिए कहा, तो ये व्हिस्टन ब्रिज बैलेंस हो गया। लेकिन रजिस्टर की दूसरी वैल्यूज के लिए भी व्हिस्टन ब्रिज बैलेंस हो सकता है। कब हो सकता है ये अभी हम देखेंगे। सपोज कि अभी ये व्हिस्टन ब्रिज बैलेंस है, सपोज कीजिए कि ये व्हिस्टन ब्रिज अभी बैलेंस है, तो इसका मतलब कि यहां से जो करंट पास हो रहा है IG 0 हो जाएगा। अब अगर IG 0 है तो समझिए आप कि ये जो I2 करंट है वो सीधा ही I4 के तौर पे जाएगा, है कि नहीं। करंट यहां पे डिवाइड ही नहीं होगा क्योंकि यहां कोई करंट आ ही नहीं रहा, IG 0। ऑलराइट, तो ऐसे में I2 विल बी I4 एंड I1 विल बी I3। सही है। देखिए यहां पे I1 विल बी I3 एंड I2 विल बी I4। तो अब आप ये जो पहला लूप है ना, इस पहले लूप में ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं और किर्चॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए किर्चॉफ सेकंड लॉ यानी कि जो लूप का लॉ है वो कैसे लगाना वो आपको पता है, आगे हमने देखा हुआ है। देखिए हम पहले यहां से यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे और फिर वापस A पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे। तो इस दौरान आप देख रहे हो कि आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, ये I1 करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपको पता है कि IR माइनस लेना होता है। तो ये हो जाएगा -I1R1। ऐसे जा रहे हैं तो -I1R1। देखिए यहाँ पे ये -I1R1। फिर यहां से आप पास हो रहे हो तो यहां पे तो करंट ही 0 है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि इस सिचुएशन में अभी ये बैलेंस कंडीशन है तो IG इजकल टू तो 0 है, तो इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही नहीं, यहां पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही नहीं, तो लिख देते हैं 0। ये हो गया यहाँ पे 0। फिर आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो यहां से यहां, तो आप देखिए करंट I2 के अपोजिट जा रहे हो तो आपको +IR लेना है, +I2R2। ये हो गया +I2R2, राइट। तो ये आपको मिल रहा है पहला इक्वेशन, ये जो पहली लूप हमने पसंद की है वहां से। अब हम लेते हैं दूसरा इक्वेशन। इसके लिए मैं दूसरी लूप लूंगा और ये दूसरी लूप मैं C पॉइंट से ऐसे ट्रैवल करके लेने वाला हूं, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए आप किर्चॉफ सेकंड लॉ लगाते जाइए। देखिए जब आप ऐसे जा रहे हो तो आप करंट की अपोजिट जा रहे हो। ये रजिस्टर है R4 और करंट है I4, तो ये हो जाएगा +I4R4। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि I4 और I2 दोनों सेम हैं तो हम लिख सकते हैं +I2R4। तो देखिए ये रहा +I2R4। फिर आप यहां से गैलोमीटर में से पास हो रहे हो तो यहां तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं क्योंकि करंट IG 0 है, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस 0। फिर आप इस तरफ जा रहे हो करंट की डायरेक्शन में, तो आपको माइनस लेना है, -I3R3, राइट, -I3R3। लेकिन I3 और I1 सेम है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे -I1R3 इजकल टू वापिस C पॉइंट पे आ गए तो हो जाएगा 0। तो ये मिल गया
दूसरे लूप का किरचॉफ सेकंड लॉ का इक्वेशन, राइट। अब हम इन दोनों ही इक्वेशन में से देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, और इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखिए मैं I1 वाली टर्म पहले ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा I1 R3, और राइट साइड में I2 वाली टर्म रख देता हूं, तो ये हो गया I2 R4, ठीक है। अब आप इन दोनों ही इक्वेशन का रेशियो ले लीजिए, तो I1 I1 और I2 I2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4, राइट। तो यहां से आप लिख सकते हो कि R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। बात वही है। ये आपको क्या दिखा रहा है समझिए। देखिए ये R1 अपॉन R3, R2 अपॉन R4 यहां पे फिगर में आइए, R1 अपॉन R3 एंड R2 अपॉन R4, समझ रहे आप। मैं यहां पे एक बार फिर से दिखा देता हूं कि ये है R1, ये है R3, ये है R4 और ये है R2, ठीक है। अब समझिए, आप इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम कह सकते हो जब व्हिस्टन ब्रिज बैलेंस्ड हो, जब करंट IG 0 हो, या फिर इस इक्वेशन पे से आप कह सकते हो कि R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3, यानी कि इन दोनों का भी रेशियो सेम होता है। ऑब्वियसली बात है, अगर व्हिस्टन ब्रिज बैलेंस्ड है तो समझिए कि आप इन दोनों का रेशियो सेम कह सकते हो, या फिर इन दोनों का रेशियो भी आप सेम कह सकते हो। ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं व्हिस्टन ब्रिज के लिए, आप याद रखिए। आप जब भी व्हिस्टन ब्रिज बैलेंस्ड है तब आप इन दोनों का रेशियो सेम कह सकते हो, या फिर इन दोनों का रेशियो भी सेम कह सकते हो। अब इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से हमें फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि अगर हमारे पास तीन नॉन इक्वेशन है, जैसे कि मेरे पास सपोज के R2 नॉन है, R1 नॉन है, R3 नॉन है और R4 अननोन है, तो नो प्रॉब्लम, मैं R4 को सब्जेक्ट बना के इसे फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। देखिए ये रहा R4 का इक्वेशन, R4 इज इक्वल टू, आप देख पा रहे हो, R3 इंटू R2 अपॉन R1, यानी कि अगर आपके पास ये तीन रेजिस्टेंस नॉन है और ये R4 जो उसमें कनेक्ट किया था वो अननोन है, तो इस इक्वेशन से ये अननोन रेजिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो। इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो ये सभी रेजिस्टेंस आपको पता होने चाहिए, और दूसरा कि व्हिस्टन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। यहाँ पे एक और वर्ड इसका नाम याद रख लीजिए, जब व्हिस्टन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में होता है तब गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो होता है। इसको जीरो डिफ्लेक्शन या फिर नल डिफ्लेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नल डिफ्लेक्शन, ये भी याद रखिए, जीरो डिफ्लेक्शन या नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसी वक्त इस सिचुएशन में ही आप ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने समझा कि व्हिस्टन ब्रिज क्या है, उसका यूज क्या है और ये कब यूज किया जाता है। लेकिन इस तरह का व्हिस्टन ब्रिज जो कि हमने देखा, उसे प्रैक्टिकली यूज करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए प्रैक्टिकल यूज के लिए या फिर ऐसे कहें कि लेबोरेटरी के यूज के लिए एक अलग तरह का व्हिस्टन ब्रिज बनाया जाता है जिसका नाम है मीटर ब्रिज। क्या नाम है? मीटर ब्रिज। ये प्रैक्टिकल डिवाइस है जो कि व्हिस्टन ब्रिज के प्रिंसिपल को यूज करती है। नाम है मीटर ब्रिज। ये बेसिकली व्हिस्टन ब्रिज ही है, लेकिन इसका नाम मीटर ब्रिज इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें एक मीटर स्केल होती है। अब ये क्या है इसको हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये जो एग्जाम्पल है 3.8 वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम मीटर ब्रिज को साथ में समझ लेते हैं। चलिए देखिए, ये यहां पे है मीटर ब्रिज। पहले मैं आपको समझा दूं कि ये दरअसल व्हिस्टन ब्रिज ही है, ठीक है। देखिए यहां पे ये एक रजिस्टर है R, ये एक रजिस्टर है S, और ये जो दिखाई है ना वो कॉपर प्लेट है या कोई भी कंडक्टिंग प्लेट है। और यहां पे जो आप देख रहे हो ये एक रजिस्टिव वायर है
जो कि खींच के इन दोनों कॉपर प्लेट के बीच में या फिर दोनों कंडक्टिंग प्लेट के बीच में बांधा हुआ है। इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला और एग्जैक्टली 1 मीटर वाला, इसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर वाला, और स्ट्रेच करके खींच के बांधा हुआ एक रजिस्टिव वायर है। मैं इस वायर को क्लियरली दिखाने के लिए जरा इसको वापस ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। देखिए ये जो रेड कलर का वायर मैंने ड्रॉ किया है वो है रजिस्टिव वायर, ठीक है। अब इसके बारे में ये बात आप समझ लीजिए कि ये रजिस्टिव वायर कैसा है। दिस रजिस्टिव वायर कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑफ 1 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया stretched, taut and clamped between the two thick metallic strips bent at the right angles as shown in the figure, ठीक है। ये जो रजिस्टिव वायर है वो दो मोटी सी मेटेलिक स्ट्रिप के ऊपर बांधा होता है, ऑलराइट। और याद रखें कि इसकी लेंथ है 1 मीटर। तो यहां पे ये 1 मीटर लेंथ वाला वायर है और दरअसल ये ब्रिज है, वेस्टर्न ब्रिज है, इसलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज। इसका नाम मीटर ब्रिज रखने का रीजन सिर्फ इतना है कि इसमें एक 1 मीटर लेंथ वाला रजिस्टिव वायर यूज होता है, बाकी ये वेस्टर्न ब्रिज ही है। अब चलिए समझिए, देखिए पहले हम 4 पॉइंट्स को समझ लें। देखिए ये एक पॉइंट है पॉइंट ए, ठीक है, फिर ये एक पॉइंट है पॉइंट बी, फिर ये एक पॉइंट है पॉइंट सी, और ये यहां पे इस वायर के ऊपर आप देखिए एक पॉइंट है जो कि है पॉइंट डी, ठीक है। अब आप समझिए यहां पे पूरा कनेक्शन एक बार देख लीजिए। देखिए ये तो एक कंडक्टिंग स्ट्रिप है, यहां पे एक रजिस्टर जोड़ा हुआ है आर, और ये भी एक कंडक्टिंग स्ट्रिप है, यहां पे एक रजिस्टर जोड़ा हुआ है एस, ठीक है। तो ए से लेके बी के बीच में एक रजिस्टर आ गया आर, बी और सी के बीच में एक रजिस्टर आ गया एस। फिर देखिए ये रजिस्टिव वायर है, तो ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया, लेट अस से कि इसको हम R1 नाम दे देते हैं, और यहां पे डी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया जिसको हम R2 नाम दे देते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम नाम दे देते हैं R1, और ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम नाम दे देते हैं R2। अब आप ध्यान से देखिए तो ये वेस्टर्न ब्रिज ही बन रहा है। मैं आपको जरा ये फिगर ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं। देखिए वेस्टर्न ब्रिज में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसमें स्क्वायर फॉर्म में ही रजिस्टर ड्रॉ करें, ठीक है। देखिए ये है रेजिस्टेंस R, ये है रेजिस्टेंस S, ये है रेजिस्टेंस R1 और ये है रेजिस्टेंस R2। आप देखिए यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स जो है वो वेस्टर्न ब्रिज में हमने जो डायगोनल पॉइंट्स देखे थे वही है। ये है A, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। इसमें ये BD पॉइंट्स जो है वो गैलोमीटर आर्म है। तो आप देखिए यहाँ पे ये गैलोमीटर जोड़ा हुआ है, फिगर में देखिए दिख रहा है, ये छोटा सा गैलोमीटर दिखा है, B और D के बीच में गैलोमीटर जोड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो D पॉइंट है ना, वहां पे ये गैलोमीटर का जो दूसरा वायर है वो फिक्स नहीं रखा जाता, वो स्लाइड कर सके ऐसा रखा जाता है। इस वायर के ऊपर यहां से लेके यहां तक ये जो गैलोमीटर का वायर है ना वो ऐसे स्लाइड किया जाता है। इसे स्लाइड करने के लिए वहां पे जॉकी की को यूज किया जाता है। मैं यहां पे आपको दिखा दूं, देखिए द अदर एंड ऑफ द गैलोमीटर इज कनेक्टेड टू ए जॉकी की। द जॉकी की इज एसेंशियल a metallic rod whose one end has a knife edge which can slide over the wire to make electrical connection। आई बात समझ में? ये जो गैलोमीटर का दूसरा एंड है, ये यहां से एक वायर लेके जॉकी की के ऊपर लगाया जाता है और जॉकी की जो है इस वायर के ऊपर स्लाइड होती है। देखिए जॉकी की वैसे मेटल का एक पेन जैसा ही एक डिवाइस है, वैसे डिवाइस भी नहीं है, एक छोटा सा टुकड़ा ही है मेटल का, ऐसा समझिए आप। लेकिन उसकी जो एज होती है वो नाइफ एज होती है, ताकि आप इस नाइफ एज को इस वायर के ऊपर ऐसे रख के स्लाइड कर सकते हो।
तो क्या होता है कि कनेक्शन हो जाता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो मेटेलिक है। तो मेटेलिक है तो वायर के ऊपर कनेक्शन ऐसे हो जाता है। लेकिन इससे फायदा क्या है? फायदा ये है, आप समझिए, ये R1 और R2 की वैल्यू बदलेगी। आप एक इक्वेशन जानते हो, R इजकल टू रो L अपॉन A, राइट? अब समझिए, यहां पे आप कह सकते हो कि R इज प्रोपोर्शनल टू L। अगर आपने रो कांस्टेंट रखा है और A एरिया कांस्टेंट रखा है तो R इज प्रोपोर्शनल टू L, राइट? अब समझिए, अगर ये जॉकी की बिल्कुल बीच में रखी है तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम हो जाएगी, राइट? इसलिए R1 और R2 सेम रहेंगे। लेकिन अगर मैं जॉकी की को इस तरफ स्लाइड करता हूं तो ये जो L1 लेंथ है, यानी कि A और D पॉइंट जो है, D पॉइंट यहां पे आ जाएगा ना, तो जो L1 लेंथ है वो कम हो जाएगी, तो R1 कम हो जाएगा जबकि R2 बढ़ जाएगा, राइट? तो इस तरह से ये जॉकी की इसलिए लगाई गई ताकि आप इस जॉकी की को यहां से यहां स्लाइड करके R1 को कम R2 को ज्यादा, या फिर अपोजिट R1 को ज्यादा और R2 को कम कर पाओ। तो ये तो बात होगी गैलोमीटर आर्म की। आप देख पा रहे हो कि गैलोमीटर आर्म में ये गैलोमीटर जुड़ा हुआ है। सिर्फ इतना फर्क है कि यहां पे आप R1 और R2 रेजिस्टेंस जो है वो वेरी कर सकते हो, जबकि पिछला जो विस्टर्न ब्रिज देखा था उसमें R1 और R2 जो थे, मीन्स कि यहाँ पे A और D पॉइंट के बीच में और D और C पॉइंट के बीच में हमने वहां पे जो R1 और R3, वहां पे हमने R1 और R3 लिखा था, वो फिक्स थे। ऑलराइट, यहां पे आप इसको बदल सकते हो। अब ये देखिए, ये जो पॉइंट है A और C पॉइंट, ये है बैटरी आर्म, और आप देख पा रहे हो कि यहां पे बैटरी कनेक्ट की हुई है, ठीक है? ये A पॉइंट यहां पे रखो या यहां पे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दरअसल मेटेलिक स्ट्रिप है। तो मेटेलिक स्ट्रिप पे आप यहां पे पॉइंट बताइए, यहां बताइए, यहां बताइए, सब कुछ एक ही है। तो इस तरह से ये AD जो है वो बैटरी आर्म है, और उसमें आप देख पा रहे हो कि बैटरी कनेक्ट की हुई है। बीच में एक की रखिए ताकि आप इसको बंद या चालू कर सकते हो। चलिए, अब दरअसल इसकी जरूरत क्या थी? विस्टर्न ब्रिज तो था ही हमारे पास, तो इसकी जरूरत क्या थी? अब इसके लिए सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए। आप कोई भी RS, R1, R2 जैसे कोई भी रजिस्टर्स को लगा के विस्टर्न ब्रिज को बैलेंस कर सकते हो क्या? क्या आप मन चाहे वो रेजिस्टेंस यहां पे लगा दो और वेस्टर्न ब्रिज बैलेंस हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा। ये वेस्टर्न ब्रिज बैलेंस तभी होगा जब ये दो रेजिस्टेंस का रेशियो और ये दो रेजिस्टेंस का रेशियो सेम हो जाए। यानी कि जब ये बैलेंस्ड होगा तब इसमें R अपॉन S इजकल टू R1 अपॉन R2 होगा, या फिर उल्टा बोलूं कि जब R अपॉन S इजकल टू R1 अपॉन R2 होगा तभी ये वेस्टर्न ब्रिज बैलेंस होगा। अब इसमें क्या किया जाता है कि ये जो R है ना, इस R के तौर पे अननोन रेजिस्टेंस लिया जाता है, अननोन रेजिस्टेंस, और ये जो S है ना, S रजिस्टर, इसके तौर पे नॉन स्टैंडर्ड रजिस्टर लिया जाता है। कोई भी एक स्टैंडर्ड नॉन रेजिस्टेंस। देखिए, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस यानी कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो आपको डेसिमल के 3 पॉइंट तक पता होता है। मीन्स के आपको कोई एक रजिस्टर दिया जाए कि भाई इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो भाई 10 ओहम। लेकिन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो होता है उसमें आपको दिया जाता है 10.126। इस तरह से डेसिमल के 3rd पॉइंट तक आपको उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू एग्जैक्टली दी जाती है। ऐसे रेजिस्टेंस को कहते हैं स्टैंडर्ड रजिस्टर, ठीक है? तो यहां पे एक नॉन स्टैंडर्ड रजिस्टर लगाया जाता है S के तौर पे। अब समझिए, अब आपको जो अननोन मिला है वो आपको पता नहीं, S आपको पता है, तो यहां पे R और S का कुछ एक रेशियो बनेगा। वो रेशियो कितना है हमें पता नहीं है, लेकिन अब आप R1 और R2 बदल सकते हैं। किस तरह से? यहां पे आइए, इस फिगर में आप ये जो जॉकी की है इसको लेफ्ट या राइट स्लाइड कीजिए, तो क्या होगा? जैसे ही आप लेफ्ट करते हो तो R1 कम और R2 ज्यादा हो जाएगा, या फिर राइट में स्लाइड कीजिए तो R1 ज्यादा और R2 कम हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इस जॉकी की को स्लाइड करूंगा तो कभी तो ऐसा होगा कि जहां पे R1 और R2 का रेशियो R और S के रेशियो जितना ही हो जाएगा, ठीक है? जैसे ही R1 अपॉन R2 का रेशियो R अपॉन S के रेशियो जितना होता है तो गैलोमीटर 0 आ जाएगा, क्योंकि तब करंट IG 0 होगा।
आ रही बात समझ में? तो हमें वही करना है। हमें यहाँ पे S यानी कि नॉन रजिस्टर, मैं यहाँ पे फिगर में दिखा देता हूं, हमें यहाँ पे S यानी कि नॉन रजिस्टर और R यानी कि अननोन रजिस्टर रख देना है। फिर सिंपली इस जॉकी की को धीरे धीरे लेफ्ट और राइट में स्लाइड करना है। तो आपको सिर्फ एक पॉइंट ऐसा कहीं पे मिलेगा जहां पे जॉकी की को रखने से गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। वरना अगर आप लेफ्ट जाते हो तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट जाएगा, राइट जाते हो तो डिफ्लेक्शन राइट जाएगा। लेकिन एक ही पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा। जहां गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होता है उसको कहते हैं नल पॉइंट। उस नल पॉइंट के लिए आपको लेंथ L1 और इस तरफ की जो लेंथ है L2 यानी कि 100 माइनस L1, समझिए ये पूरी स्केल 1 मीटर की है, यानी कि सेंटीमीटर में ये 100 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर ये L1 है लेंथ, तो दूसरी तरफ 100 माइनस L1 होगी, राइट? तो आपको ये L1 लेंथ और L2 लेंथ यानी कि 100 माइनस L1 लेंथ जो है वो आपको फाइंड कर लेनी है। अब आप पूछोगे कि इससे क्या होगा भाई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको एक अननोन रजिस्टर दिया गया था और आपने इस व्हिस्टन ब्रिज को बैलेंस कर लिया, ठीक है? तो आप ये इक्वेशन तो एटलीस्ट लगा सकते हो, राइट? अगर यहां पे आपने फिक्स रजिस्टर रखे होते, जो कि हमने पिछले व्हिस्टन ब्रिज में देखा, तो आप किसी भी अननोन रजिस्टर के लिए इस व्हिस्टन ब्रिज को बैलेंस नहीं कर सकते, मींस के गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 नहीं आएगा। लेकिन यहां पे इस मीटर ब्रिज में ये फैसिलिटी मिलती है हमें कि यहां हम कोई भी अननोन रजिस्टर डाल दें, फिर हम यहां पे इस जॉकी की को स्लाइड करें, तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट मिल जाएगा कि जहां पे व्हिस्टन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, यानी कि गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, और तब उस हाल में हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अब रही बात सिर्फ ये R1 और इस तरफ के R2 रेजिस्टेंस को फाइंड करने की। अब ये बहुत ही आसान काम है। देखिए, R1 और R2 वैसे मेजर करने तो नहीं जा सकते हम, समझे आप? यहां का रेजिस्टेंस R1 है वो मुझे पता है, चलो, लेकिन मैं मेजर कैसे करूं? ये तो वायर है ना, इसमें कोई रेजिस्टेंस लिखा तो नहीं है, ये वायर है, और वो भी वायर किस पॉइंट के बीच का? A से लेके D पॉइंट के बीच का वायर जो है उसका रेजिस्टेंस R1 है, और D पॉइंट तो यहां भी होगा, यहां भी होगा, कहीं भी होगा। तो मुझे कैसे पता चले कि ये रेजिस्टेंस R1 कितना है? लेकिन इसके लिए एक बहुत ही आसान काम है। देखिए, हम यहां पे R1 और R2 के लिए एक इक्वेशन लिख सकते हैं। मैं R1 के लिए लिख सकता हूं RCM इंटू L1, और R2 के लिए मैं लिख सकता हूं RCM इंटू L2, या फिर कहें कि 100 माइनस L1, ठीक है? ये RCM क्या है? RCM is resistance per unit सेंटीमीटर, यानी कि हर एक सेंटीमीटर में इस वायर का रेजिस्टेंस, ये जो हमने रेजिस्टिव वायर लिया है रेड कलर का, इस वायर का पर सेंटीमीटर कितना रेजिस्टेंस होता है उसको कहते हैं RCM। देखिए, RCM फाइंड करना बहुत आसान काम है। आपको क्या करना है कि आपको इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस पहले फाइंड कर लेना है। ये एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले पूरे रेजिस्टिव वायर का रेजिस्टेंस फाइंड कर लेना है। वैसे आमतौर पे ये पूरा रेजिस्टेंस आपको दिया भी होता है, और मैं आपको बता दूं कि मीटर ब्रिज जो है ना, वो 12th के फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स में से एक प्रैक्टिकल है। तो उसमें जो ये मीटर ब्रिज की डिवाइस होती है ना, उसमें आपको पूरे वायर का रेजिस्टेंस दे दिया जाता है, या फिर आमतौर पे RCM भी दे दिया जाता है। अगर RCM नहीं भी दिया है तो आप इसको आराम से फाइंड कर सकते हो। आपको क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल लेंथ ले लेना है, समझे आप? RCM यानी कि रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है कि टोटल रेजिस्टेंस, देखिए मैं यहां पे इक्वेशन लिख रहा हूं, RCM इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस यानी कि मैं लिख देता हूं RAC अपॉन 100 सेंटीमीटर, ऐसे कर देना है। तो इससे आपको RCM मिल जाएगा। यानी कि RCM क्या हो गया? इट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर। अब मैंने यहां पे R1 इक्वल टू RCM इंटू L1 क्यों लिखा है, समझ लीजिए। R1 यानी कि फिगर में देखिए, R1 यानी कि A से लेके D पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस,
अब इसकी लेंथ जो है वो L1 है, सपोज कि ये 40 सेंटीमीटर है, 40 तो R1 कितना हो जाएगा, RCM इंटू 40, क्योंकि RCM क्या है, RCM है रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर कितना दिखा रहा हूं मैं, 40, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय RCM, यानी कि ये रेजिस्टेंस हो गया R1। आ रही बात समझ में? अब यहां पे आइए इक्वेशन में, तो R1 इजकल टू क्या हो गया, RCM इंटू L1, R2 इजकल टू RCM इंटू 100 माइनस L1। ठीक है, अब इसमें से RCM तो वैसे भी कैंसिल ही हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा L1 अपॉन 100 माइनस L1। ऑलराइट, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देते हैं। देखिए, मैं दरअसल अननोन रेजिस्टेंस R फाइंड करना चाहता हूं, ये पूरी जद्दोजहद जो है वो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए है। तो R इजकल टू, अब आप लिख दो S एंड L1 अपॉन 100 माइनस L1। ये इक्वेशन समझ रहे हो आप? मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ R को इसमें से सब्जेक्ट बनाया है। जैसे ही आप R को सब्जेक्ट बनाते हो तो आपको R इजकल टू S L1 अपॉन 100 माइनस L1 मिल रहा है। अब यहां पे समझिए, आपको S तो पता ही है क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड रजिस्टर है, उसकी वैल्यू तो आपको पता है। L1 और L2 जो है वो आपको आराम से यहां पे दिख जाएंगे। देखिए इस फिगर में यहां पे आप देख पा रहे हो कि एक मीटर स्केल लगी हुई है, तो आप इसके ऊपर, वायर के ऊपर जॉकी की घुमा रहे हो ऐसे, तो जहां भी आपको नल पॉइंट मिलता है वहां की A से लेके D की जो लेंथ है वो L1 है। ठीक है, और वो आपको इस मीटर स्केल में दिख जाएगी कि भाई लेंथ L1 कितनी है। अगर लेंथ L1 मिल गई है तो यहां तो सिर्फ आपको 100 माइनस L1 ही लिखना है कि नहीं, दूसरी लेंथ तो 100 माइनस L1 ही लिखनी है आपको, तो वो आराम से आप यहाँ पे L1 और फिर 100 माइनस L1 डाल सकते हो। तो पूरा एक्सपेरिमेंट कैसे किया आपने R के तौर पे, यहाँ पे फिगर में देखिए, आपने मीटर ब्रिज में R के तौर पे एक अननोन रेजिस्टेंस ले लिया, S के तौर पे आपने एक स्टैंडर्ड रजिस्टर ले लिया, फिर यहाँ पे रजिस्टर कितना है आपको पता नहीं तो आपने जॉकी की को यहाँ पे घुमा दिया, और जहां पे नल पॉइंट मिला वहां की जो लेंथ L1 है, A से लेके D पॉइंट तक का जो डिस्टेंस यानी कि L1, वो L1 इसमें डाल दिया, 100 माइनस L1 मिल जाएगा, फिर S आपको पता था तो R मिल जाएगा। इस तरह से अननोन रेजिस्टेंस आप इस मीटर ब्रिज से फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस बोल रहा हूं कि मीटर ब्रिज दरअसल और कुछ नहीं है, व्हिस्टन ब्रिज का ही एक ऐसा वर्जन है जो कि आप प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में यूज कर सकते हो और रियल सेंस में आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ये RCM के लिए आपको दिया गया है, RCM इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पर यूनिट सेंटीमीटर, राइट। और ये है हमारा इक्वेशन जो कि हमने ऑलरेडी डिराइव किया। सारा डिस्कशन वही है जो कि हमने किया था, सेम डिस्कशन है, और ये सेम रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है। अननोन रेजिस्टेंस R इजकल टू S L1 अपॉन 100 माइनस L1। चलिए इसके बाद ये जो इलस्ट्रेशन वो बाद में देखेंगे। अब हम एक डिवाइस देखते हैं जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। दरअसल ये पोटेंशियोमीटर EMF फाइंड करने के लिए बनाया गया है, EMF फाइंड करने के लिए, लेकिन क्योंकि EMF भी दरअसल पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए इसको पोटेंशियोमीटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे हमने देखा कि व्हिस्टन ब्रिज रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए है और पोटेंशियोमीटर EMF फाइंड करने के लिए। वैसे पोटेंशियोमीटर से हम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। देखिए पोटेंशियोमीटर के दो इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। एक है उसका लॉन्ग पीस ऑफ यूनिफॉर्म वायर जो कि कुछ मीटर्स लंबा होता है, 4 मीटर या फिर 8 मीटर या इस तरह से कुछ पर्टिकुलर मीटर लेंथ वाला होता है। और एक दूसरा हिस्सा है इसका स्टैंडर्ड सेल या स्टैंडर्ड बैटरी। स्टैंडर्ड सेल या स्टैंडर्ड बैटरी यानी कि जिसका EMF आपको एग्जैक्टली पता होता है, उसके ऊपर उसका EMF डेसिमल के 3rd प्लेस तक लिखा हुआ होता है।
जैसे कि आमतौर पे हम जो ड्राई सेल यूज करते हैं उसका ईएमएफ होता है 1.5 वोल्ट, उसमें लिखा होता है 1.5 वोल्ट। लेकिन अगर आप उसको मेजर करोगे ना तो वो 1.55 होता है, कभी कभी वो 1.45 होता है। मीन्स वो एग्जैक्टली 1.5 नहीं होता है, इसलिए वो स्टैंडर्ड सेल नहीं है। स्टैंडर्ड सेल में उसका ईएमएफ एग्जैक्टली लिखा मिलेगा, जैसे कि 1.763 वोल्ट, तो वो एग्जैक्टली 1.763 वोल्ट होता है तब, राइट। इसके अलावा स्टैंडर्ड सेल की एक और बात, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, वो भी आपको उस पर लिख के दे दिया जाता है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, एग्जैक्टली लेट अस से कि भाई 0.235 ओम, ऐसे आपको एग्जैक्टली दे दिया जाता है। आप जो ड्राई सेल यूज करते हो, पेंसिल सेल या ऐसा कुछ जो ड्राई सेल है, उसमें आप ढूंढना, उसमें कहीं भी इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा ही नहीं होता, राइट। लेकिन इस स्टैंडर्ड सेल में आपको उसका इंटरनल रेजिस्टेंस साथ में दे दिया जाता है। तो ऐसे सेल को कहते हैं स्टैंडर्ड सेल। अच्छा, इस स्टैंडर्ड सेल को भी हमें यहां पे यूज करना है। अब इसमें जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो जरा समझ लीजिए। देखिए, ये यहां से ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट के बीच में ये जो जुड़ा हुआ है ना, वो है रजिस्टिव वायर। ये ऐसे रजिस्टिव वायर है। मैं इस रजिस्टिव वायर को जरा रेड कलर से डिस्प्ले कर देता हूं ताकि गलती ना हो। ये रजिस्टिव वायर, ये यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वाला रजिस्टिव वायर है, और आमतौर पे ये कांस्टेंटन नाइक्रोम या मैंगनीन से बना हुआ होता है ताकि इसमें रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस ना आए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो कंडक्टिंग स्ट्रिप है, सिर्फ ये कंडक्टिंग स्ट्रिप है, ये वायर नहीं है। यानी कि जो वायर की लेंथ है वो दरअसल ये जो रेड पोर्शन दिखा है ना, वही है, राइट। अब आमतौर पे इसके साथ यहाँ पे नहीं दिखा है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे एक मीटर स्केल भी रखी जाती है, और ये जो वायर है वो आमतौर पे 1 मीटर लेंथ का होता है, यानी कि 100 सेंटीमीटर का होता है। यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि पोटेंशियोमीटर भी आपका एक एक्सपेरिमेंट है 12th में, ठीक है। तो वहाँ जो आपको डिवाइस मिलेगी उसमें ये जो वायर्स हैं सभी वो 100 सेंटीमीटर लेंथ के होंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक स्केल रखी हुई होगी जिससे आप इसकी लेंथ मेजर कर सकते हो 100 सेंटीमीटर तक। तो अब देखिए यहाँ पे ये टोटल लेंथ कितनी होगी, ये 100 प्लस 200 प्लस 300 400 500 600। तो इस तरह से ये पूरा 600 सेंटीमीटर लेंथ वाला रजिस्टिव वायर है, और वो भी यूनिफॉर्म रजिस्टिव वायर, ओके। अब आप इस फिगर में यहां पे देखिए, ये जो पॉइंट है ए और सी, इसके बीच में एक स्टैंडर्ड सेल जोड़ा हुआ है या स्टैंडर्ड बैटरी बी जोड़ी हुई है, और ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, ये है एक की, राइट। तो ये जो है एक सोर्स के तौर पे काम कर रहा है, इस दोनों पॉइंट्स के बीच में एक सोर्स, वोल्टेज सोर्स के तौर पे काम कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये जो बी है वो है स्टैंडर्ड सेल, और ये जो आर है इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट भी कहते हैं। ये आपको प्रैक्टिकल में पता चलेगा कि ये रियोस्टेट क्या होता है। बेसिकली ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस रियोस्टेट का बेसिकली काम ये है कि ये जो सर्किट में करंट फ्लो होगा, सपोज कि यहाँ पे जो आई करंट फ्लो होता है, उस आई करंट को कंट्रोल करने का काम ये रियोस्टेट करेगा। आप समझ लो कि अगर ये रेजिस्टेंस आप बढ़ा दो तो यहाँ पे जो करंट जाता है आई, वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से इस करंट को वेरी करने के लिए ये रियोस्टेट यहाँ पे लगाया गया है। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि द करंट आई फ्लोज थ्रू द वायर विच कैन बी वेरिड बाय ए वेरिएबल रेजिस्टेंस दैट इज रियोस्टेट कैपिटल आर इन द सर्किट। इन शॉर्ट कि ये जो रियोस्टेट है इसकी मदद से आप ये करंट वेरी कर सकते हो। ये करंट यानी कि इस पूरे वायर में से जो करंट पास होने वाला है उसको वेरी कर सकते हो। आप समझिए कि इस पूरे वायर में से आई करंट ही पास हो रहा होगा, यस। तो इस आई करंट को आप वेरी कर सकते हो इस रियोस्टेट की मदद से। अब एक दूसरी बात समझिए, याद रहे कि ये जो रेड दिखा है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वाला रजिस्टिव वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आप इस ए पॉइंट से लेके कोई भी दूसरा पॉइंट, सपोज कि यहां से लेके यहां तक आप मेजर करो तो आपको कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा,
और उस रेजिस्टेंस में से करंट पास हो रहा है। इसका मतलब कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, है कि नहीं। आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आप जैसे कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर आप मेजर करो तो यहां भी आपको कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप या फिर कहूं कि पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। इस पूरे वायर में किसी भी दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, राइट। अब इसमें एक चीज हम समझ लेते हैं पहले, और वो है फाई। देखिए, फाई यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, या फिर कहें यूनिट सेंटीमीटर। देखिए, आगे हमने देखा था रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यहां पे देख रहे हैं हम पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, दैट इज फाई। तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म वायर है तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो पर लेंथ कांस्टेंट रहेगा, और इस वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है पर लेंथ आपको यूनिफॉर्म मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। मींस कहने का मतलब ये है कि इस पूरे वायर पे आप कोई भी दो पॉइंट ऐसे चूज कर लीजिए जिसके बीच में आपको 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिख रहा है, तो वहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा वो फाई होगा। कहीं भी आप चाहे यहां पे दो पॉइंट चूज कर लीजिए जिसके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो, तो वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप आपको फाई ही मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि फाई क्या है, इट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। अब इसका मतलब सीधा है कि अगर मैं कोई भी दो पॉइंट चूज करता हूं जिसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा वो 10 इंटू 5 मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस? 10 इंटू 5 मिलेगा, ठीक है। तो यही बात यहां पे लिखी हुई है, समझिए। अब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड एनी पॉइंट, मैं यहां पे अंडरलाइन कर रहा हूं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड एनी पॉइंट, यहां पे लिखा है ए एंड एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम ए विल बी इक्वल टू व्हाट? एप्सिलॉन इज इक्वल टू फाई एल, ठीक है। आप ऐसे इसको, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई वी एल इज इक्वल टू फाई एल। ये ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को हम आमतौर पे V से डिस्प्ले करते हैं। तो वी एल यानी कि L लेंथ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो, और वो कितना हो जाएगा? फाई एल जितना हो जाएगा। फाई इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ आपको दिया है, फाई इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ओके। अब हम इस फिगर में आगे बढ़े उससे पहले मुझे आपको थोड़ी सी बात यहां पे समझानी है। देखिए, ये जो एक फिगर मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, ये फिगर, ये वही फिगर है जो कि टेक्स्ट बुक में दी है, लेकिन मुझे इसमें से सिर्फ इस वायर वाला जो पोर्शन है ना, इसको आपको समझाना है। देखिए, इसको समझते हैं पहले। इस बैटरी में से ये आई करंट पास हो रहा है, हमने दिखाया कि भाई यहाँ पे आई करंट पास होगा। इस वजह से इस रजिस्टिव वायर में हर एक जगह पे ऐसे आई करंट ही पास हो रहा होगा, ये बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब मैं इस ए पॉइंट से एक वायर ले रहा हूं इस तरह से, ठीक है। अब ये जो रजिस्टिव वायर है पूरा, इस रजिस्टिव वायर के ऊपर आप जॉकी की घुमा सकते हो, ठीक है। तो आप जॉकी की को सपोज के यहां पे कहीं पे रखते हो, ये कोई भी एक रैंडम पॉइंट मैंने चूज किया है, यहां पे आपने जॉकी की को रखा है। अब जॉकी की को वहां पे रखने का मतलब ये हुआ कि आपने जो दूसरा पॉइंट चूज किया वो ये पॉइंट है, तो यहां से मैं एक दूसरा वायर लेता हूं इस तरह से, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उसको हमने कहा एप्सिलॉन एल इजकल टू फाई एल, या फिर वी एल इजकल टू फाई एल, ठीक है। अब समझिए, जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ जाएगी, इसमें एल क्या है? इसमें एल यानी कि ये लेंथ, यहां से लेके यहां तक की लेंथ। ध्यान रहे कि इसमें जो एल है वो रजिस्टिव वायर की लेंथ है, ठीक है। जैसे कि यहां से लेके यहां तक हो गया 100 सेंटीमीटर, और सपोज कि ये है 30 सेंटीमीटर, तो ये पूरा हो गया 130। तो एल के तौर पे आपको 130 सेंटीमीटर लिखना है, और फाई जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप और यूनिट लेंथ है, तो वो आपको लिखना है।
तो इससे आपको एप्सिलॉन एल मिलेगा। एप्सिलॉन एल यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो मिल रहा है वो मिलेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे ये जो ए पॉइंट है वो पॉजिटिव रहेगा और जो बी पॉइंट एन पॉइंट है, इसको मैंने कहा नहीं अभी लिखना रह गया, ये एन पॉइंट जो है वो ऑब्वियसली नेगेटिव रहेगा। ठीक है, पहला जो पॉइंट है ए पॉइंट वो पॉजिटिव रहेगा और दूसरा पॉइंट नेगेटिव रहेगा। ऐसा इसलिए कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको पता है ये रजिस्टर है ना, एक तरह से ये वायर जो है रजिस्टर है, तो रजिस्टर में जिस एंड से करंट एंटर होता है वो टर्मिनल पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। तो फिर से मैं बोल रहा हूं कि ए पॉइंट और एन पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा और वो होगा एप्सिलॉन एल इक्वल टू फाई एल। ठीक है, वही बात हमने यहां पे की हुई है, आप देख रहे हो कि हमने वही इक्वेशन लिया हुआ है। अब बात यह है कि अगर मैं इस जगह पे दूसरी एक बैटरी कनेक्ट करता हूं और साथ में मैं एक गैलोमीटर भी रखता हूं तो क्या होगा। अब ये समझने के लिए मैं इस फिगर का ही एक डुप्लीकेट यहां पे लेना चाहूंगा और उसके ऊपर ही हम इस बात को समझेंगे। चलिए देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ये जो एक पॉइंट है ए और ये जो एक पॉइंट हमने चूज किया था सपोज के एन, उन दोनों के बीच में एक दूसरी बैटरी ऐसे लगा रहा हूं, जरा देखना, और यहां पे एक गैलोमीटर भी लगा रहा हूं। ये है गैलोमीटर और ये है सपोज के एप्सिलॉन 1 और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं अभी N1 करके। ठीक है, ये N1। अब आप जरा सोचिए क्या होगा इसमें। अब जानते हो कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स, ये हमारे वही पुराने पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसको कुछ नाम दे देते हैं हम P और Q करके। तो हमने आगे देखा कि इस P और Q के बीच में हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस एप्सिलॉन इक्वल टू फाई एल मिल रहा था। अब उसके बीच में हमने ये एप्सिलॉन 1 बैटरी लगा दी। अब समझिए कि अगर एप्सिलॉन एल और एप्सिलॉन 1 सेम होंगे तो क्या होगा, तो गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। क्योंकि इस कनेक्शन को आप दरअसल अच्छे से समझिए। अभी ए और एन पॉइंट के बीच में आपको एप्सिलॉन एल, ये एप्सिलॉन एल जितना पीडी मिल रहा है और वहां पे आपने ये एप्सिलॉन 1 वाला एक ईएमएफ जोड़ा हुआ है, एक सेल जोड़ा हुआ है और बीच में रखा है गैलोमीटर। अगर ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच में जो आपको पीडी मिल रहा है, मैं जरा इसको लिख लेता हूं पीडी, ये ए और एन के बीच में आपको जो पीडी मिल रहा है वो है एप्सिलॉन एल, राइट। तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये जो पीडी मिल रहा है एप्सिलॉन एल, वो एप्सिलॉन एल और ये एप्सिलॉन 1 अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। लेकिन अगर एप्सिलॉन एल ज्यादा है और एप्सिलॉन 1 कम है तो डिफ्लेक्शन एक तरफ, और एप्सिलॉन एल कम है और एप्सिलॉन 1 ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ मिलेगा। मीन्स के आप इस जॉकी की को ऐसे घुमा सकते हो और कहीं तो ऐसा हो ही जाएगा कि एप्सिलॉन एल और एप्सिलॉन 1 सेम हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन 1 तो फिक्स है, वो तो बदलेगा नहीं। लेकिन आप इस जॉकी की को घुमा के एप्सिलॉन एल बदल सकते हो, क्योंकि आपने देखा कि एप्सिलॉन एल का इक्वेशन क्या है, फाई एल। तो अगर आप एल बढ़ाते हो, एल कैसे बढ़ेगा, अगर आप ऐसे दूर जाते जाओगे, ए पॉइंट से जितना दूर जाओगे वैसे एल बढ़ेगा। तो जैसे जैसे एल बढ़ेगा वैसे वैसे एप्सिलॉन एल आपको ज्यादा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा कि इसका एप्सिलॉन एल और ये एप्सिलॉन 1 दोनों सेम हो जाएंगे, तब गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा और तब इसको कहते हैं कि नल पॉइंट मिल गया। इफ एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 देन आप कह सकते हो कि ये आपको नल पॉइंट मिला। क्या मिला, नल पॉइंट। कौन है नल पॉइंट, अभी ये जो एन हम दिखा रहे हैं N1 वो है नल पॉइंट। अब आप ऐसा ही दूसरे ईएमएफ के लिए भी कर सकते हो, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, अगर आप ऐसा करो कि इसी पॉइंट से अब एक दूसरा ईएमएफ ले लो, सपोज के एप्सिलॉन 2, उसके साथ भी यही गैलोमीटर आपने जोड़ा है, सपोज कि जी इस तरह से गैलोमीटर जोड़ा है, और आप इसकी जॉकी की को इसके ऊपर घुमाते हो और आपको नल पॉइंट मिलता है कहीं पे, यहीं पे। सपोज कि ये N2 पॉइंट पे आपको मिलता है नल पॉइंट, ठीक है।
ये फिगर में जो पुराना N1 और N2 पॉइंट है उसको भूल जाओ, अभी मैं जो दिखा रहा हूँ वही याद रखिए अब। ठीक है, अब देखिए, अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने यहाँ पे एक दूसरी बैटरी या कहूँ कि दूसरे सेल को कनेक्ट किया जिसका नाम है एप्सिलॉन 2, और इस एप्सिलॉन 2 के साथ गैलोमीटर जोड़ा है और आप इस जॉकी की को इसके ऊपर घुमा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा ना कि ये गैलोमीटर जो है वो भी डिफ्लेक्शन जीरो कर देगा, क्योंकि जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ेगी तो एप्सिलॉन एल बढ़ेगा, और जब एप्सिलॉन एल की वैल्यू एप्सिलॉन 2 जितनी हो जाएगी तब आपको नल पॉइंट मिलेगा। यानी कि मैं इस दूसरे नल पॉइंट के लिए भी लिख सकता हूं कि वहां पे एप्सिलॉन एल 2 में है ना, इसको एप्सिलॉन एल 1 इजकल टू एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन एल 2 इजकल टू एप्सिलॉन 2 ऐसे नाम दे देता हूं। तो वहां पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है एप्सिलॉन एल 2 वो इस दूसरी बैटरी के ईएमएफ यानी कि एप्सिलॉन 2 जितना हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको दो नल पॉइंट N1 और N2 मिल सकते हैं, और उसकी लेंथ तो आप वैसे ही फाइंड कर सकते हो। इतना ठीक है। अब इसी बात को इस राइट साइड की फिगर में कंबाइन वे में दिखाया गया है। कंबाइन वे यानी क्या, जरा समझ लीजिए। देखिए, यहां ए पॉइंट से एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 इन दोनों के पॉजिटिव को जोड़ा है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों के पॉजिटिव को ए पे जोड़ा है, हाँ जोड़ा है। तो इस फिगर में देखिए, इन दोनों एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 के पॉजिटिव को ए पे जोड़ा है, हाँ जोड़ा है। फिर यहां से दोनों की नेगेटिव में से मैंने गैलोमीटर जोड़ा है, लेकिन यहां पे इन लोगों ने एक टू वे स्विच ले लिया। आप देख रहे हो ये स्विच, ये स्विच है। इस स्विच का क्या पर्पज है समझिए। इस स्विच का पर्पज ये है कि अगर आप इन दोनों को कनेक्ट करो, ये 1 और 3 पॉइंट को कनेक्ट करो, तो गैलोमीटर इसके साथ यानी कि एप्सिलॉन 1 के साथ जुड़ जाएगा। अगर आप 2 और 3 को कनेक्ट करो तो गैलोमीटर जो है एप्सिलॉन 2 के साथ जुड़ जाएगा। यानी कि आपको दो गैलोमीटर लेने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दो गैलोमीटर दिखाए, इसकी जगह पे एक ही गैलोमीटर से काम बन जाता है। प्रैक्टिकल में आपको एक ही गैलोमीटर दिया जाएगा, इसलिए साथ में आपको ये स्विच दी जाएगी। तो अगर आप 1 और 3 को कनेक्ट करोगे, इसमें आप या तो 1 और 3 को कनेक्ट कर सकते हो या फिर 2 और 3 को कनेक्ट कर सकते हो, दोनों को एक साथ नहीं। तो अगर आप 1 और 3 को कनेक्ट करते हो तो ऐसे में ये एप्सिलॉन 1 जो है इस गैलोमीटर के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन ये बन गया। अगर आप 2 और 3 को कनेक्ट करते हो तो एप्सिलॉन 2 जुड़ जाता है गैलोमीटर के साथ, तो ऐसे में ये जो दूसरा कनेक्शन है वो बन जाता है, राइट। ऑब्वियसली दोनों ईएमएफ के लिए आपको नल पॉइंट अलग अलग मिलेगा। तो पहले में यहाँ पे N1 दिखाया और दूसरे में आपको डॉटेड लाइन से N2 पॉइंट दिखाया, यानी ये डॉटेड लाइन से जो N2 पॉइंट दिखाया वो एप्सिलॉन 2 के लिए है, ठीक है। तो मैंने जो ये ड्रॉ करके समझाया वो ही यहाँ पे है, सिर्फ बीच में एक टू वे स्विच लगाई है। अब इसके लिए हमें इक्वेशन लेना है। याद रहे कि एप्सिलॉन L1 इजकल टू एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन L2 इजकल टू एप्सिलॉन 2 इक्वेशन हमने लिया हुआ है। अब मैं जरा इस फिगर को इस तरफ साइड में ले लेता हूं। अब देखिए, अब हमें पहले इस एप्सिलॉन 1 जो सेल दिया है उसके लिए किर्चॉफ सेकंड लॉ लगाना है। अब समझिए कि एप्सिलॉन 1 का जो पाथ है वो ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है। ये पूरा एक लूप बन रहा है। फिर से दिखा रहा हूं, एप्सिलॉन 1 के वक्त जो पाथ बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये पूरा एक क्लोज लूप बन रहा है। तो क्लोज लूप के लिए आप किर्चॉफ सेकंड लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप शुरू कीजिए, यहां से ए पॉइंट से शुरू कीजिए। तो इस ए पॉइंट से शुरू करके जब हम इस सेल में से पास होते हैं तो आप समझिए कि आप दरअसल पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हो, यानी कि पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा। तो मुझे लिखना चाहिए माइनस एप्सिलॉन 1। फिर यहां तो ये तो की है तो इसमें कुछ करना नहीं, गैलोमीटर में से कोई करंट पास ही नहीं हो रहा है इसलिए उसमें भी कुछ करना नहीं। सिर्फ हम इस गैलोमीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 0 वो लिख देते हैं। हम गैलोमीटर से पास हो रहे हैं तो उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो हम लिख देते हैं 0। फिर और यहां पे आ जाते हो N1 पे। अब N1 से लेके A तक ये एक रजिस्टिव वायर है जिसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है एप्सिलॉन L1 जितना। लेकिन इसमें भी एक बात कि आप समझिए कि ये जो टर्मिनल है वो नेगेटिव बनेगा और ये टर्मिनल जो है पॉजिटिव बनेगा। याद रहे कि ये जो रजिस्टिव वायर है वो हमारे लिए तो एक रेजिस्टेंस ही है, राइट। तो ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट ऐसे पास हो रहा है, ऐसे,
तो ये टर्मिनल प्लस और ये टर्मिनल माइनस बनेगा। लेकिन हमारी जो अभी मूवमेंट है वो इस तरह से है, ऐसे, तो मैं माइनस से प्लस की ओर जा रहा हूं, तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके जितना बढ़ेगा, यानी कि प्लस एप्सिलॉन L1 जितना बढ़ेगा। और वापस आप ए पॉइंट पे आ रहे हो तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस ये एप्सिलॉन L1 यानी कि क्या हो जाएगा, फाई L1 इजकल टू 0। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं हम दूसरे लूप के लिए। दूसरा लूप कौन सा बनेगा समझिए, जब आप ये की 2 और 3 को जोड़ दोगे तब करंट ऐसे पास होगा एप्सिलॉन 2 से गैलोमीटर से, फिर यहाँ पे N2 पॉइंट पे आएगा। यहाँ भी आप समझ सकते हो कि ये जो बैटरी है एप्सिलॉन 2 उसका पहला टर्मिनल पॉजिटिव है, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव है, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे आपको ए पॉइंट और N2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, वो भी इसी तरह से मिलेगा कि ए पॉइंट पॉजिटिव और ये N2 पॉइंट नेगेटिव होगा। तो इसमें भी आप किर्चॉफ लॉ लगा सकते हो, यहां से लेके ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे और फिर वापस ए पॉइंट पे आओगे, तो आपको यहां भी इक्वेशन इसी तरह से मिलेगा कि एप्सिलॉन 2 माइनस होगा प्लस 0 होगा प्लस एप्सिलॉन L2 इजकल टू 0। यहाँ पे एप्सिलॉन L2 क्या है, एप्सिलॉन L2 यानी कि इस L2 लेंथ वाले वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ A और N2 पॉइंट के बीच में, वो है एप्सिलॉन L2। और इसके लिए हम लिख सकते हैं माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस फाई L2, एप्सिलॉन L2 यानी कि फाई L2 इजकल टू 0। ठीक है, अब आप इन दोनों इक्वेशंस का रेशियो ले लीजिए। देखिए यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ये हो जाएगा एप्सिलॉन 1 इजकल टू फाई L1 और एप्सिलॉन 2 इजकल टू फाई L2। तो अगर आप इन दोनों का रेशियो ले लेते हो तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए लेफ्ट साइड में एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इजकल टू L1 अपॉन L2, सिंपल सा इक्वेशन। देखिए इससे क्या हो रहा है, इससे हमें एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 को कंपैरेटिवली रिलेटिवली फाइंड करने का मौका मिल रहा है। मींस के आप इस मेथड से दो ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हो। ये याद रखना, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि हाउ टू कंपेयर टू ईएमएफ। देखिए यहां पे ये लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। दिस सिंपल मैकेनिज्म thus allows one to compare the EMFs of any two sources like epsilon 1 and epsilon 2. In practice, one of the cell is chosen as a standard cell whose EMF is known to high degree of accuracy. The EMF of the other cell is then easily calculated from the equation 3.92. समझिए, अगर इस इक्वेशन में से आपको सपोज के एप्सिलॉन 2 पता है तो ऑब्वियस ही बात है कि आप एप्सिलॉन 1 तो फिर फाइंड कर ही लोगे। एप्सिलॉन 1 इजकल टू एप्सिलॉन 2 L1 अपॉन L2 हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन 2 है ना, ये एप्सिलॉन 2 वो ले लिया जाता है कोई भी स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल यानी कि जिसका ईएमएफ आपको पहले से पता है, और एप्सिलॉन 1 यानी कि ऐसा सेल जिसका ईएमएफ आपको पता नहीं है। तो वो ईएमएफ एप्सिलॉन 1 आप एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हो। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको एप्सिलॉन 1 के तौर पे जो अननोन ईएमएफ हो वो रख देना है, एक्सपेरिमेंट करना है, L1 फाइंड करना है। फिर एप्सिलॉन 2 के तौर पे जो नॉन ईएमएफ है वो रख देना है, उसका L2 फाइंड करना है, और फिर इस इक्वेशन में से एप्सिलॉन 1 को सब्जेक्ट बना के एप्सिलॉन 1 फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से दो ईएमएफ को कंपेयर किया जाता है। याद रखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है कि दो ईएमएफ को कंपेयर किया जाता है। पोटेंशियोमीटर से दो ईएमएफ को हम कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा पोटेंशियोमीटर का यूज है वो है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां पे लिखा है वी कैन ऑल्सो यूज पोटेंशियोमीटर टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। याद रखिए कि ये इसका दूसरा यूज है, टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये पोटेंशियोमीटर का एक दूसरा इंपॉर्टेंट यूज है। पहला था कंपेयर ईएमएफ, कंपेयर द ईएमएफ्स, और दूसरा यूज है
टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये कैसे करना है ये देखते हैं। इसके लिए ये फिगर देखिए, देखिए इसमें एक छोटा सा चेंज किया है। यहाँ पे ये वो ईएमएफ है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन ईएमएफ है और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज के स्मॉल आर है। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है। ईएमएफ एप्सिलॉन है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो हमें दरअसल स्मॉल आर फाइंड करना है। तो ये कनेक्शन किस तरह से देखिए, ये वही ए पॉइंट यहाँ पे ये जो सेल है जोड़ दिया, इसके साथ ये गैलोमीटर रख दिया और गैलोमीटर का दूसरा पॉइंट जो जॉकी की के साथ है, जॉकी की आप इस वायर के ऊपर ऐसे घुमा सकते हो, ठीक है। लेफ्ट साइड तो वही है, सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और चेंज रखा गया है, यहाँ पे एक और स्विच K2 डाली गई है। इसको की भी बोलते हैं, स्विच या फिर की बोलते हैं। तो की K2 डाली गई है और ये है RB यानी कि रेजिस्टेंस बॉक्स। इस रेजिस्टेंस बॉक्स से आप जितना चाहे इतना रेजिस्टेंस इसमें डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल के बीच पे आप जितना चाहो उतना रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हो। आप इसको जीरो भी कर सकते हो, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, या फिर आप इसको बदल के कुछ भी रख सकते हो। तो इन शॉर्ट के ये एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो ये स्विच K2 फिर रेजिस्टेंस बॉक्स और फिर इसको गैलोमीटर से जोड़ा है। यहाँ पे ये जो स्विच K2 है ना, इसका एक बहुत ही बड़ा रोल है। पहले इसको समझ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए पहले तो देखिए ये एक पॉइंट है A, राइट, और ये जो पॉइंट है ना इसको मैं नाम दे देता हूं कुछ A डैश करके, ये A डैश। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये जो EMF जोड़ा हुआ है वो है दरअसल एप्सिलॉन, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हमने कहा था R, ठीक है। अब समझिए, जब K2 ऑफ है, K2 ऑफ है, तो ये जो लाइन है ना इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि K2 ऑफ है तो इसमें से कोई करंट वर्न पास नहीं होगा। तो ये आप जोड़ो या ना जोड़ो सब कुछ सेम ही है। तो ऐसे में A और A डैश पॉइंट के बीच में आपको EMF एप्सिलॉन मिलेगा। मैं यहां पे इसको लिखता जाता हूं, देखिए, इफ K2 इज ऑफ तो आपको A और A डैश पॉइंट जो है इसके बीच में जो मिलेगा वो EMF एप्सिलॉन मिलेगा। लेकिन अगर K2 ऑन है, अब देखिए आप, तो आपको A और A डैश पॉइंट के बीच में टर्मिनल वोल्टेज V मिलेगा, जिसको आप कहते हो एप्सिलॉन माइनस IR करके। इसको मैं I डैश R कहूंगा। समझिए इसको, देखिए अगर आपने ये स्विच ऑन कर दी तो क्या होगा, इसमें से एक करंट ऐसे पास होगा। समझ रहे हो आप, इस बैटरी में से, इस सेल में से करंट K2 में से होते हुए रेजिस्टेंस बॉक्स में से होते हुए ऐसे पास होगा। यानी कि इस वक्त इस सेल में से करंट पास हो रहा है। अगर सेल में से करंट पास हो रहा है तो उस वक्त आप उसका EMF नहीं लिख सकते, आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में EMF नहीं मिलता, उसका टर्मिनल वोल्टेज मिलता है। और टर्मिनल वोल्टेज का इक्वेशन है हमारे पास V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR, लेकिन मैं यहाँ पे I डैश लिख रहा हूँ। I डैश यानी कि जो करंट इसमें से ऐसे पास होगा ना उसको मैं कह रहा हूँ I डैश। जब K2 ऑन है तब I डैश। आ रही बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे मैंने I कहा है, वो करंट अलग है, इसलिए यहाँ पे मैं I डैश कह रहा हूँ। ये बात समझ में आ रही है? देखिए फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये इक्वेशन टर्मिनल वोल्टेज का इक्वेशन है जो कि हमेशा किसी भी सेल के लिए लगा सकते हो। लेकिन अगर करंट जीरो है, अगर करंट जीरो है तो V इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाता है, यानी कि टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो EMF जैसे ही मिल जाते हैं। तो वही हमने पहले लिखा है। ये जो K2 ऑफ है तब हमने लिखा है कि A डैश के बीच में क्या मिलेगा आपको, सिर्फ एप्सिलॉन। समझ रहे हो आप, A डैश पॉइंट के बीच में आपको EMF मिलेगा एप्सिलॉन, क्योंकि करंट नहीं है। ये K2 ऑफ है तो करंट नहीं जा रहा, I डैश जीरो है। अगर I डैश जीरो है तो यहाँ पे देखिए V इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाता है। इसलिए पहली सिचुएशन में मैंने लिखा कि A डैश पॉइंट के बीच में आपको क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन। अब दूसरी सिचुएशन में आपने ये K2 चालू कर दिया, तो ऐसे में आपको A डैश पॉइंट के बीच में एप्सिलॉन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज V, और V इक्वल टू हो जाता है एप्सिलॉन माइनस I डैश R। इतना ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है दो फेज में करना है। पहले आपको K2 ऑफ रख के करना है, यानी कि K2 ओपन रखनी है। ओपन की यानी कि ऑफ, और क्लोज्ड की यानी कि ऑन।
तो पहले आपको K2 ओपन रखनी है। देखिए यहाँ पे K2 ओपन रखनी है, ठीक है। मैं कह देता हूं कि K2 ओपन यानी कि ऑफ कंडीशन में। तो पहले आपको K2 ऑफ रखनी है यानी कि ओपन रखनी है और एक नल पॉइंट फाइंड करना है। जैसे कि आपको वो नल पॉइंट मिल जाता है N1। नल पॉइंट याद है ना, ये जो जॉकी की है, इस जॉकी की को आपको घुमाना है और गैलोमीटर जब जीरो डिफ्लेक्शन दिखाए वहां पे मिलता है नल पॉइंट, तो वो नल पॉइंट N1 फाइंड करना है। दूसरा, अब आपको K2 ऑन करनी है यानी कि क्लोज करनी है और फिर वापस जॉकी की को घुमा के आपको नल पॉइंट फाइंड करना है। तो वो नल पॉइंट आपको अलग जगह पे मिलेगा। सपोज कि आपको N2 पॉइंट पे मिलता है, राइट। अब सपोज कि A से लेके N1 पॉइंट तक की जो वायर की लेंथ है वो है L1 और A से लेके N2 पॉइंट तक की वायर की जो लेंथ है वो है L2, राइट। तो अब चलिए वापस आते हैं हम कि जब K2 ओपन है तब क्या होगा। K2 ओपन है, ये रहा K2 ओपन है, तो ऐसे में आपको A और N1 पॉइंट के बीच में नल पॉइंट मिल रहा है। तो यहां पे A और N1 पॉइंट के बीच में जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा phi इंटू L1। याद है ना, phi क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ या फिर पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि अगर आपके पास L1 लेंथ का वायर है तो उसके बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है phi L1, तो इसलिए यहां पे लिखा है phi L1। मैं फिर से कह रहा हूं, A से लेके N1 पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलेगा वो है phi L1। लेकिन इस वक्त गैलोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि phi L1 वो इसके EMF जितना यानी कि एप्सिलॉन जितना हो जाएगा। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू phi L1, एक इक्वेशन हमने लिखा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू phi L1, ठीक है। ये कब की बात थी, जबकि K2 ऑफ है। अब आप की K2 जो है इसे क्लोज कीजिए, K2 क्लोज की यानी कि हमने स्विच ऑन कर दी। अब याद रखिएगा कि जब ये स्विच ऑन है, K2 ऑन है, तब आपको इन दोनों टर्मिनल के बीच में EMF एप्सिलॉन नहीं मिलता, आपको मिलता है टर्मिनल वोल्टेज V। क्या मिलता है, टर्मिनल वोल्टेज V, ये वाला, ये V मिलता है। तो अब आप इस सिचुएशन में वापस नल पॉइंट फाइंड करते हो। नल पॉइंट आपको अलग जगह पे मिलता है, N2 पे मिलता है और A से लेके N2 की लेंथ L2 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस वक्त A से लेके N2 के बीच में जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो मिल रहा होगा कितना, phi L2। यहां पे देखिए phi L2, लेकिन ये phi L2 जब मिल रहा है तब गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि phi L2 जो है वो इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है V, उसके जितना होना चाहिए। आई रिपीट, यहां से लेके यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो है phi L2 और वो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो टर्मिनल वोल्टेज है V, उसके जितना होना चाहिए, क्योंकि गैलोमीटर ने डिफ्लेक्शन 0 दिखा है। तो मैं लिख सकता हूं कि V इज इक्वल टू phi L2। तो ये हमें मिल गया दूसरा इक्वेशन, V इज इक्वल टू phi L2। पहला इक्वेशन मिला एप्सिलॉन इज इक्वल टू phi L1, दूसरा इक्वेशन मिला V इज इक्वल टू phi L2। याद रहे कि एप्सिलॉन यानी कि इस सेल का EMF और V यानी कि इस सेल का क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। साथ ही इस टर्मिनल वोल्टेज का एक और इक्वेशन बन सकता है। देखिए, अगर ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो है इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल R, सपोज कि ये है कैपिटल R, और इसमें से आप देख पा रहे हो कि करंट कितना पास हो रहा है, I डैश। तो I डैश R ये इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो वही होगा V इज इक्वल टू I डैश R। तो मैं यहां पे एक एडिशनल इक्वेशन लिख रहा हूं, जरा मैं पहले इसको हटा लेता हूं। अब हम लिख देते हैं कि ये जो V है, ये V, इसका एक और इक्वेशन बन सकता है I डैश कैपिटल R, ठीक है। अब इन सारे इक्वेशन को याद रख के, खासतौर पे ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू phi L1 और V इज इक्वल टू phi L2, इनको याद रख के हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, हमने देखा कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या है, phi L1 और V इज इक्वल टू क्या है, phi L2, राइट। तो अगर इन दोनों का आप रेशियो ले लो तो आपको मिल जाएगा एप्सिलॉन अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ठीक है। अब दूसरी बात, आपको पता है कि एप्सिलॉन का एक इक्वेशन है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू
आई आर प्लस आर। यहाँ पे हमने आई नहीं लिखा है, हमने आई डैश लिखा है, तो मैं इसको जरा आई डैश कर देता हूँ, आई डैश। क्योंकि देखिए दोनों करंट अलग अलग है, एक पूरी सर्किट में जो जा रहा है वो करंट था आई, और यहाँ पे जो स्विच में से रेजिस्टेंस बॉक्स में से जा रहा है उसको मैं कह रहा हूँ आई डैश, तो मुझे यहाँ पे आई डैश लिखना चाहिए। टेक्स्ट बुक में पता नहीं इसको क्यों आई ले लिया है, बट एनीवेज अब देखिए, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई डैश आर प्लस कैपिटल आर। ये इक्वेशन हमने बहुत पहले डिराइव किया है हुआ है कि अगर कोई एप्सिलॉन ईएमएफ वाली बैटरी को जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो, उसको आपने कैपिटल आर रेजिस्टेंस से जोड़ा है और उसमें से करंट पास हो रहा है आई डैश, तो उसका ईएमएफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई डैश आर प्लस आर होता है। एक बात। दूसरी बात, V इज इक्वल टू आई डैश आर। फिर से यहाँ पे आई की जगह पे दरअसल आई डैश लेना पड़ेगा, तो मैं आई डैश ले रहा हूं, तो V इज इक्वल टू आई डैश आर। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशन से हमें एप्सिलॉन अपॉन V क्या मिलेगा। देखिए एप्सिलॉन अपॉन V विल बी इक्वल टू आर प्लस कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर। ये आई डैश तो कैंसिल हो गया, आर प्लस कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर। अब देखिए आपके पास एप्सिलॉन अपॉन V के दो इक्वेशन हो गए, एक ये और एक ये, तो इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इजकल टू L1 अपॉन L2, राइट। अब इसमें से अगर हम स्मॉल आर को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो हमें इसको सॉल्व करना चाहिए, तो ये कुछ इस तरह से सॉल्व हो पाएगा। देखिए इसमें से आप कह सकते हो आर प्लस स्मॉल आर इजकल टू L1 अपॉन L2 इंटू कैपिटल आर। ठीक है, अब कैपिटल आर वाले टर्म को आप साथ में ले लो तो ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगा कि स्मॉल आर इजकल टू L1 बाई L2 इंटू कैपिटल आर माइनस कैपिटल आर। ठीक है, अब इसमें से कैपिटल आर अगर कॉमन ले ले हम तो हमें फाइनली ये इक्वेशन मिल जाता है स्मॉल आर के लिए कि स्मॉल आर इजकल टू कैपिटल आर L1 अपॉन L2 माइनस 1। स्मॉल आर इजकल टू कैपिटल आर L1 अपॉन L2 माइनस 1। याद रहे कि इसमें स्मॉल आर क्या है, जो ऊपर हमने एक सेल लिया है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और कैपिटल आर क्या है, जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसका रेजिस्टेंस। L1 और L2 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भूलना मत, इसको भूलना मत। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि L1 क्या है, जब K2 ऑफ है यानी कि ओपन है, इसको लिखना है कि K2 ओपन है, ओपन यानी कि ऑफ, तब की लेंथ। और L2 क्या है, जब K2 ऑन है यानी कि क्लोज्ड है, तब की नल पॉइंट की लेंथ। ठीक है, तो इस तरह से पोटेंशियोमीटर ऐसी चीज है जिससे हम दो चीजें फाइंड कर सकते हैं, एक तो सेल का ईएमएफ, और वैसे सेल के ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकते हैं, और दूसरा हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा व्हिटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। इस चैप्टर में से व्हिटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर का वेटेज काफ़ी अच्छा है, इसलिए इसके क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं और आप इसके इक्वेशंस को अच्छे से याद रखना। इसके साथ मैं बता दूं कि इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स की PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।